हाय फ्रेंड्स, आप सभी को आयुष सीनियर स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रांसीसी कंपनियों के आगमन के विषय में और देखेंगे वह किस तरह जो है भारत में अपना काम किया था। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पिछले ही वीडियो में देखा है कि किस तरह जो है पुर्तगाल आते हैं, फिर उसके बाद में डच आते हैं और अंग्रेज़ भी देखे थे, अंग्रेजी कंपनी के विषय में देखे थे, फिर उसके बाद में जो डेनिश कंपनी के विषय में भी देखे थे। आज हम लोग देखेंगे फ्रांसीसी कंपनी के विषय में। तो फ्रांसीसी कंपनी के विषय में जो समझना तो कोई जो अभियान है नहीं, आइए लोग देखते हैं। तो इस समय कहानी क्या था थोड़ा देखते हैं कि लगभग में फ्रांसीसी कंपनी की जो स्थापना है 1664 में होता है। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में होता है। इस समय फ्रांस का जो है शासक था जिनका नाम था लुई 14वां। लुई 14वां यहाँ का शासक था और इनका एक मंत्री था जिनका नाम था कोलबर्ट के प्रयासों से फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की गई। इनके प्रयासों से फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कब की गई? 1664 ईस्वी में। यह एकमात्र ऐसी कंपनी थी जिन्हें जो सरकारी खर्चों पर यानी इस कंपनी का निर्माण किया गया था, यानी कि पूरा खर्च किसका था? सरकार का था। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखे थे, जितने भी कंपनी थी सारे क्या थे? एक शेयरधारक के रूप में कंपनी का जो है स्थापना किया गया था। लेकिन यह एक कंपनी थी जो सरकारी खर्चों पर ही क्या किया गया था? इस कंपनी की स्थापना किया गया था। अब यहाँ पे देखिए 1664 ईस्वी में जब इनके प्रयासों से कंपनी की स्थापना होता है तो इस समय कंपनी का नाम क्या पड़ता है? द कंपनी ऑफ ओरिएंटल। द कंपनी ऑफ ओरिएंटल। द कंपनी ऑफ ओरिएंटल के नाम से ही कंपनी की स्थापना होता है। जिस तरह उस कंपनियों का यानी इसके तरह जो अन्य कंपनियां थे जिनको जो है बहुत सारा जो अधिकार दिया गया था कि पूर्वी देशों के साथ जाना है तो सैन्य अभ्यास करना है, अपना व्यापारिक संबंध जो है ज़्यादा बढ़ाना है, तो पूर्ण जो क्या था इनको भी क्या था? टोटल अधिकार था। और इसे जो है किसी तरह का जो है रोकने वाला तो होगा नहीं, क्योंकि यह पूरा जो क्या है सरकारी खर्चों पर है। तो जब यह कंपनी की स्थापना हो गई तो भारत में क्या किया गया कि भारत में फैक्ट्री स्थापित करने के लिए एक व्यक्ति को जो है नियुक्त किया जाता है जिनका नाम रहता है फ्रैंको कैरो। फ्रैंको कैरो को भारत में फैक्ट्री स्थापित करने के लिए 1667 में भेजा जाता है। और जब यह रास्ते में आते रहते हैं तो इनके साथ एक और व्यक्ति जो है मिल जाते हैं जिनका नाम रहता है मरकरा। यह मरकरा जो ईरान के व्यक्ति हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल सी है, फ्रैंको कैरो को जो भारत में फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए भारत में भेजा गया कब? तो 1667 में। इनके साथ एक और व्यक्ति हो जाते हैं जिनका नाम क्या है? मरकरा है, जो ईरान के जो है शासक रहते हैं, यानी ईरान के ही एक व्यक्ति रहते हैं, शासक नहीं बोल सकते हैं इसको। तो जब यहाँ पे फ्रैंको कैरो पहुँचे तो इन्होंने सबसे पहले 1668 ईस्वी में 1668 ईस्वी में सूरत में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की। 1668 में सूरत में प्रथम फैक्ट्री स्थापित की। इस तरह जो फ्रांसीसियों की भारत में यानी पहली फैक्ट्री कब हो गया? 1668 में। कहाँ? तो सूरत में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो मरकरा भी इसके साथ पहुँचे हुआ है तो इन्होंने क्या किया? 1669 में इनके प्रयासों से जो है दूसरी फ्रांसीसी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई। अब यह मरकरा साहब क्या किए? एक गोलकुंडा के शासक थे, गोलकुंडा के शासक से मिले और उनसे अनुमति लेकर मसूलीपट्टनम में क्या किया? यह फैक्ट्री स्थापित कर लिए। यानी 1668 में प्रथम, 1669 में इनकी जो है दूसरी फैक्ट्री जो है स्थापित हो गई। हम लोगों ने अभी 3 डेट देखे हैं, 1664, 1668 और 1669। अब देखेंगे 1672। अब दोस्तों यहाँ 1672 में क्या होता है,
एक जो है जल सेनापति रहता है फ्रांसीसियों का, जिनका नाम रहता है दिलाहे। दिलाहे ने 1672 ईस्वी में एक मद्रास के निकट एक जगह रहता है जिसका नाम रहता है सांथोमी। इन्होंने सांथोमी पर कब्जा कर लिया और यहाँ पे जो सांथोमी पर जो किसके अधीन था, यह क्षेत्र जो गोलकुंडा के शासकों के यह जो क्षेत्र अधीन था। इससे क्या होता है कि गोलकुंडा के शासक क्या होते हैं कि इनसे नाराज हो जाते हैं फ्रांसीसियों से, और गोलकुंडा के शासक और डचों ने मिलकर गोलकुंडा के शासक और डचों ने मिलकर के जो है फ्रांसीसियों को सांथोमी, मसूलीपट्टनम इत्यादि क्षेत्रों से क्या करता है, खदेड़ देता है। यह जो है आपको जो 1672 की घटना है। फिर आइए अब हम देखेंगे 1673 की घटना। 1673 में फ्रांसीसियों ने एक भारत में एक निदेशक के रूप में फ्रैंको मार्टिन को नियुक्त किया। कंपनी के निदेशक के रूप में फ्रैंको मार्टिन को नियुक्त कर जो है भारत में भेजा गया। फ्रैंको मार्टिन को जो है भारत में भेजा गया और इस फ्रैंको मार्टिन को जो है फ्रांसीसियों का जो भारत में वास्तविक संस्थापक के रूप में भी जो है जाना जाता है। कंपनी का वास्तविक संस्थापक यानी फ्रांसीसी कंपनी का किसको जाना जाता है, तो फ्रैंको मार्टिन को जाना जाता है। जब यह 1673 में आते हैं तो एक और व्यक्ति रहता है जिनका नाम रहता है विलांग लिस्पने। फ्रैंको मार्टिन और विलांग लिस्पने ने वालीकोंडपुरम एक जगह रहता है और यह जगह कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो यह जगह जो है हैदराबाद में पड़ता है। यहाँ के एक सूबेदार रहता है जिनका नाम रहता है शेर खा लोदी। शेर खा लोदी। फ्रैंको मार्टिन और विलांग लिस्पने ने वालीकोंडपुरम के शासक शेर खा लोदी से मिले और फ्रैंको मार्टिन को जो है हैदराबाद में जो स्थान दिख रहे हैं वालीकोंडपुरम में, शेर खा लोदी ने एक जो है बस्ती जो है किसको दे दिए, फ्रैंको मार्टिन को सौंप दिए। एक बस्ती जो है इनको जो है दिए, कौन, तो शेर खा लोदी। और उन्होंने क्या किया, उस बस्ती पे जो है वही बस्ती जो है पांडिचेरी के नाम से जाना गया। पांडिचेरी के नाम से जाना गया। तो दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछे कि पांडिचेरी नामक शहर की स्थापना किसने किया था, तो आपको जो आंसर क्या देना होगा, देख लीजिए कौन है, फ्रैंको मार्टिन। इस प्रकार जो है 1673 ईस्वी में जो है पांडिचेरी पे क्या हो गया, किनका जो है अधिकार हो गया, अधिकार नहीं बोल सकते, जब इन्होंने क्या किया था, जो खुद जो वहाँ पे बस्ती बसाया था तो इन्हीं के अधीन हो जाएगा। फ्रैंको मार्टिन ने ही क्या किया था, बस्ती बसाया था। इस प्रकार फ्रांसीसियों ने 1721 में मॉरिशस पर जो अपना फैक्ट्री स्थापित किया। फिर उसके बाद 1725 ईस्वी में माहे में अपना जो है फैक्ट्री स्थापित किया। फिर 1739 ईस्वी में क्राइकल, जिसको हम लोग कारिकल के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इन 3 क्षेत्रों पर क्या किया, उन्होंने जो है फैक्ट्री स्थापित किया। 1721 में मॉरिशस, 1725 में माहे और 1739 में क्राइकल। कहा जाता है कि दोस्तों माहे, कारिकल और पांडिचेरी जो है अंग्रेजों के जो अधीन 1954 तक रहा। इन तीनों क्षेत्रों को जो है 1954 में क्या होता है, आज़ादी मिलता है। इसे जो आप नोट कीजिए।
ये घटना है दोस्तों 1674 की। 1674 में बंगाल का सूबेदार शाइस्ता खां होते हैं। शाइस्ता खां ने फ्रांसीसी कंपनियों के लिए जो है अपना फैक्ट्री स्थापित करने के लिए एक जो जगह दिया, कहाँ, तो चंद्रनगर। यानी कि शाइस्ता खां बोले कि आप क्या कीजिए, चंद्रनगर में जाकर अपना एक फैक्ट्री स्थापित कर लीजिए। लेकिन इन्होंने जो है चंद्रनगर में 1690 से लेकर 92 तक जो है अपना वहाँ पे फैक्ट्री स्थापित किया था। ठीक है, लिखिए। अब देखेंगे 1693 की कहानी। 1693 में दोस्तों होता क्या है कि डच और फ्रांस एक दूसरे से जो है भिड़ते हैं, यानी कि भारत में ये दोनों एक दूसरे से भिड़ते हैं। और डचों ने क्या किया था, पांडिचेरी पे जो है कब्जा कर लिया। डचों ने पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया। कब, तो 1693 ईस्वी में। फिर इसको लौटाएगा, हम लोग देखेंगे। फिर आइए रिजविक की संधि। अब देखेंगे रिजविक की संधि ये क्या है। रिजविक की संधि यह जो है दोस्तों 1697 में होता है। रिजविक की संधि डच और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ। डच और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ। और इस संधि के तहत जो डचों ने पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया था, पुनः जो है पांडिचेरी को जो है फ्रांसीसियों को क्या करते हैं, दे देते हैं। किस संधि के तहत, तो रिजविक की संधि के तहत, जो 1697 में हुआ था। इस प्रकार कहा जाता है कि लास्टली क्या होता है कि फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य जो है अब व्यापारिक साम्राज्य को लेकर, यानी व्यापार हम कितना बढ़ा सके, इसको लेकर के जो है यह दोनों के मध्य जो है 3 जो युद्ध लड़े जाते हैं, जिसे जो है कर्नाटक के युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कर्नाटक युद्ध। आज हम लोग सिर्फ उसके डेट और संधि कारण को देखेंगे। फिर जो नेक्स्ट वीडियो में क्या कहानी था उस टोटल हम लोग देखेंगे। एक जो आप लोग बॉक्स बनाइए, ये हम लोग जो है 3 कर्नाटक युद्ध को देखेंगे। यहाँ पर लिखिए क्रम, वर्ष, कारण और संधि। इसको आप हेडिंग में लिख सकते हैं कर्नाटक युद्ध। तीन कर्नाटक युद्ध हुए थे, यानी अब लिखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध। इसमें क्रम में लिखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध दोस्तों 1746 से लेकर 48 तक हुआ था। 1746 से लेकर 48। कारण है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी को लेकर। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी को लेकर यह दोनों क्या करते हैं, भारत में भिड़ते हैं। जब वहाँ का जो है शासक जो है कोई नहीं रहते हैं, तो ये दोनों चाहते हैं कि वहाँ पे क्या करें, अपना जो है आधिपत्य जमाए, जिसके कारण यहाँ पे भी जो कंपनी क्या करते हैं, आपस में भिड़ जाते हैं। ऑस्ट्रिया में जो यहाँ पे 1740 में वहाँ भिड़े हुए थे, जबकि भारत में जो है 1746 में भिड़ते हैं। और इसे कहा जाता है कि तत्कालीन कारण के रूप में जो है बर्नेट है, एक जो है अंग्रेजी कमांडर बर्नेट रहते हैं, जिन्होंने फ्रांसीसी जो है जहाज़ को पकड़कर नष्ट करवा देते हैं। साथ ही वहाँ पे उस जहाज़ में बैठे कईयन जो है फ्रांसीसी व्यक्तियों को जो है बंदी बना लेता है।
वो हम लोग देखेंगे। पहले यहाँ पे देख लीजिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध, इसका डेट क्या है, 1746 से 48 है। फिर जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी को लेकर है, इसके अधीन देखेंगे कौन सा संधि के तहत जो है इस युद्ध की जो है समाप्ति हुआ था, तो एला-सापल की संधि। एला-सापल की संधि के तहत इस युद्ध की समाप्ति हुई थी। इसको बॉक्स बंद कीजिए। अब लिखेंगे दूसरा। अब द्वितीय कर्नाटक युद्ध, इसका डेट है 1749 से लेकर 54। 1749 से लेकर 54, और कारण में लिखिए हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकारी को लेकर। हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकारी को लेकर। फिर आइए, यहाँ पे जो संधि हुआ था पांडिचेरी का संधि। पांडिचेरी का संधि, एला-सापल की संधि दोस्तों 1748 में हुआ था, और पांडिचेरी का संधि 1755 में हुआ था। अब लिखिए तृतीय कर्नाटक युद्ध। यह जो डेट है 1756 से लेकर 63, देख लीजिए 7 है, 7 साल है, इसलिए जो इसे सप्तवर्षीय युद्ध का कारण माना जाता है। यहाँ पर लिखिए कारण में सप्तवर्षीय युद्ध। यह सप्तवर्षीय युद्ध जो है यूरोप में चल रहा था, उसके लेकर भी जो है भारत में दोनों कंपनी आपस में दोस्तों भिड़ जाते हैं, और यह जो है युद्ध की समाप्ति जो है पेरिस की संधि के साथ होता है। पेरिस की संधि, और यह संधि जो है 1763 में हुआ था। अब देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध। यहाँ पे संधि क्या है, एला-सापल के संधि, पांडिचेरी के संधि, पेरिस का संधि है। कारण है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी को लेकर, हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकारी को लेकर, और सप्तवर्षीय युद्ध के कारण को लेकर। ठीक है, जो यूरोप में चल रहा था, यहाँ पे लिख सकते हैं। ये भी क्या है, यूरोप है। पहला डेट है 1746 से 48, और दूसरा है 1749 से 54, और तीसरा का डेट है 1756 से लेकर 63। इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय सेंट थोमे का युद्ध हुआ था। कभी कभी जो डायरेक्ट पूछ देता है कि इस युद्ध के समय कौन सा युद्ध हुआ था, तो पहला पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिए, सेंट थोमे का युद्ध। सेंट थोमे का युद्ध यह जो है 1748 में हुआ था। अंबुर का युद्ध, अंबुर का युद्ध दोस्तों 1749 में हुआ था। अब तीसरा लिखेंगे वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। अब प्रश्न कैसे बनेंगे, प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय सेंट थोमे का युद्ध हुआ था, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समय अंबुर का युद्ध हुआ था, और तृतीय कर्नाटक युद्ध के समय वांडीवास का युद्ध हुआ था। और इस वांडीवास के युद्ध के पश्चात क्या होता है कि फ्रांसीसियों की कहानी क्या होता है, साफ हो जाता है। फिर जो क्या होता है पूरे भारत में यह हो जाता है कि अब अंग्रेज का ही जो क्या होगा यहाँ पे जो है शासन रहेगा। ठीक है, हम लोगों ने जो आज इतना तक देखे हैं, और अगले वीडियो में क्या करेंगे, इसका रीजन देखेंगे, जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध क्या क्या कहानी था वह देखेंगे, फिर द्वितीय देखेंगे, और तृतीय कर्नाटक युद्ध को जो है हम लोग देखेंगे। फिलहाल जो है दोस्तों आज जो है हम लोग इतना ही रख देते हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को जो है अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।